गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है झारखंड बोर्ड के जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके सारे ऑब्जेक्टिव का आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टू चार्ज सेपरेट बाई a distance d, force F on each other. If the charges are doubled and the distance between them is doubled, then force each. तो इसका आंसर होगा F। ठीक है, कैसे होगा F तो बताते हैं। पहले मान लेते हैं फोर्स कितना है, K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बोलता है कि अब फोर्स क्या होगा जब चार्ज को क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया, और डिस्टेंस को भी क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। तो पुट करते हैं कि चार्ज कितना हो गया, ये हो गया 2Q1, ये चार्ज कितना हो गया 2 इंटू Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस भी कितना हो गया, दोगुना होगा 2R का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 K Q1 Q2 डिवाइड बाई 4R स्क्वायर, ये कट गया, और K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर क्या है, F ही है। तो यानी फाइनल फोर्स भी हमारा क्या है, F ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो कितना होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19। हम जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19। अगला क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल के अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, इन्फिनाइट। ये तो क्लास में बताया जाता है। क्वेश्चन 4, द कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है किस पे डिपेंड करता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जहाँ A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है, D क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स के बीच में डिपेंड करता है। ठीक है, और यदि डाइलेक्ट्रिक अंदर है तो डाइलेक्ट्रिक भी उस पर डिपेंड करता है। तो देखा जाए थिकनेस पर डिपेंड करेगा नहीं, मास पर डिपेंड करता नहीं है, डेंसिटी डिपेंड करता नहीं है, किस पे, एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हीटस्टोन ब्रिज इन द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड। क्या फर्क पड़ता है अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हम लोग जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहते हैं, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, जो कंडीशन जो बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, है ना, ये जो बोलते हैं हम लोग R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, ये तब कंडीशन बनता है ना। जैसे कि हम इसको ऐसा रेजिस्टेंस बना दे, एक इधर ऐसा बना दिया जाए, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है ना, ऐसे यहाँ पर एक बैटरी जोड़ा जाता है। जब इसमें करंट क्या हो जाए, जीरो, कंडीशन ही है कि जब गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्रैक्शन, व्हेन गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्रैक्शन देन R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 हम लोग लिख सकते हैं, जिसे बोलते हैं ना व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या फर्क पड़ता है, उसका बैटरी इसमें रहे या कुछ भी हो गया, है ना, नोट चेंज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोट चेंज, है ना। नंबर 6, बोल रहे थे कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L एंड 12। कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर है, और इसकी लेंथ क्या है कि L है, एक 12 है, रेजिस्टेंस एक R है, क्या है 2R है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसको रो से नोट करते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दिखाता है। किसी एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होता है, सेम होता है। यदि लोग कॉपर बात करें, यदि कॉपर वायर है तो कॉपर का लेंथ L हो या 12 हो या 3L, क्या फर्क पड़ता है, मेटल तो वही है ना, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, उसका लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी क्या होगा, कितना भी वायर हो, सबका कॉपर का रेजिस्टिविटी क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों क्या है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। अगला क्वेश्चन नंबर 7 बोल रखा है कि 2 लॉन्ग वायर करंट 1 एम्पियर, एक है ना, दो है ना पैरेलल वायर्स है, जिसमें है क्या, इसमें 1 एम्पियर है, इसमें भी कितना है, 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर। सेम डायरेक्शन मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, कितना है, 1 मीटर पार्ट है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल ए होगा। कैसे होगा, तो न्यूटन पर मीटर है, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, ये होता है फॉर्मूला, है ना। म्यू नॉट होता है 4 पाई 10 के पावर माइनस 7, करंट दोनों में क्या है 1 एम्पियर है, तो 1 इंटू 1 2 पाई, और डिस्टेंस कितना है 1, तो 2 पाई 2 से 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7। दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन, ये तो गोबर क्वेश्चन हो गया, है ना। टॉर्क इक्वल टू होता क्या है, तो ये होता है M क्रॉस B, है ना। डाइपोल मोमेंट, M क्या है, डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल, अब B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये रेशियो होता है, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं MB साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर दिस, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में हम लोग जानते हैं यदि नॉर्थ है ये साउथ है तो नॉर्थ से लाइन्स निकलता है साउथ में इन करता है, नॉर्थ से लाइन निकलता है साउथ में इन करता है और अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है। तो इनसाइड मैग्नेट बार मैग्नेट है ना आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इज डिटरमाइंड बाय। तो पहला जो डायरेक्शन होता है इंड्यूस करेंट का, पहला तो हम लोग सिखाते हैं कि भाई लेंज लॉ से, है ना। लेंज लॉ क्या होता है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, लेंज लॉ बोलता है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, जो भी कुछ हो रहा है कोइल का प्रॉपर्टी को उसके अपोज करना, और इस तरीका से हम लोग उसका डायरेक्शन को बता पाते हैं। तो एक तो लेंज लॉ सही है और दूसरा लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी दिखाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बहुत सारे जो है यूट्यूब में डाले हुए हैं, उनको पता नहीं है कि होता क्या है, ठीक है ना, बस ऐसे ही आंसर की जो है डाल दिया गया है। तो वेबर का एक फ्लक्स का, फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, है ना। तो ये हो गया वेबर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वेबर, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट में जो एनर्जी होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से डिसिपेट होता है। क्यों? यदि हम लोग एलसीआर बनाए, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर होता है ना, ये सोर्स लगा दिया। तो रेजिस्टेंस में जानते हैं कि करंट और ये जो वोल्टेज होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, फेज डिफरेंस जीरो। जबकि इंडक्टर में है ना VL इधर VR इधर, यानी फेज डिफरेंस कितना 90 डिग्री। इसमें क्या होता है VL इधर और करंट इधर, यानी इसमें भी 90 डिग्री, है ना। तो इस दोनों का जो VL है एक दूसरे से, ये VC हो गया, एक दूसरे से अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है और सिर्फ रेजिस्टेंस में ही जो है पावर या फिर एनर्जी डिसिपेट होता है। आंसर इज सी। अब ये रहा गोबर क्वेश्चन कि यदि जो है पीक करंट अगर I नोट है तो IRMS क्या होता है, तो IRMS होता है पीक करंट डिवाइड बाई √2। ऑप्शन इज ए। फोटोग्राफी के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो इंफ्रारेड रेस, दिमाग लगाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर दिस, एनर्जी इन एंड EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों में इक्वल होता है। तो ऑप्शन में से देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं तो ट्राई भी करके दिखाते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में एनर्जी इक्वल जो है डिवाइड होता है ना। लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट किस में होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी होगा कॉनकेव मिरर में ही होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर आप लोग जानते हैं, है ना। कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो जो एक रेज जो पैरेलल होता है वो फोकस से गुजरता है, तो इधर कहाँ चला जाएगा, ऐसे, इधर को इसको लोग ऐसे दिखा देते हैं, है ना। एक रेज मान लेते हैं कहाँ से, पोल से जाएगा, तो वो जो है इस टाइप से रिफ्रैक्ट हो जाएगा, एंगल I = एंगल R, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ जाके होगा, ये मान लेते हैं, तो बिल्ला से मान लेते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ जाके, यहाँ पे जाकर कट किया, यानी वर्चुअली कट कर रहा है, नॉट रियल, है ना। तो वर्चुअली यहाँ पे कट कर रहा है, तो इमेज यहाँ पर बनेगा, यहाँ इमेज बनेगा और दिख रहा है कितना ज़्यादा जो है मैग्नीफाइड बना, है ना। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज। तो क्लियर है कि कॉनकेव मिरर हो जाएगा। विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, है ना, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सिद्धांत का वो कहता है C/V, है ना। तो वेवलेंथ की इक्वल क्या होता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा। लेमडा यानी वेलोसिटी क्या होता है, वो लेमडा के प्रोपोर्शन होता है, यानी लेमडा का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। तो जब हम लोग वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो C/V, जो नीचे वाला टर्म्स अगर बड़ा होता है तो ये टर्म्स क्या होता है, छोटा होने लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दिस, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, बिना दिमाग का क्वेश्चन है। सेकेंडरी वेवलेट जो है किसके द्वारा, सेकेंडरी वेवलेट्स वो हाइजन प्रिंसिपल द्वारा जो है ये दिया गया था। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा, हाइजन प्रिंसिपल द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था सेकेंडरी वेवलेट्स।
एनर्जी ऑफ फोटोन, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, h इंटू फ्रिक्वेंसी या फिर hc बाई लेमडा, ऐसे ही जानते हैं, या फ्रिक्वेंसी को म्यू से दिखाता है, फ्रिक्वेंसी को म्यू से दिखाता है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, h इंटू म्यू। h इंटू म्यू क्या है, दिस इज ए ऑप्शन। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या होगा, जिसका एक का जो है वोल्टेज कितना दे रखा है 25 वोल्ट, दूसरा क्या है 36 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं कि लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 12.3 डिवाइड बाई रूट भी, एंगस्ट्रम में आता है, तो दोनों के लिख देते हैं लेमडा 1 बाई लेमडा 2, है ना। ऊपर इसको हम लोग मान लेते हैं के, इसको मान लेते हैं के बाई रूट भी, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर के पहला के लिए वोल्टेज कितना है रूट 25, दूसरे के लिए के पोटेंशियल कितना है रूट 36, के से के गया 36 ऊपर जाएगा 6 और 25 कितना हो जाएगा 5, तो 6/5। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, है ना। लगता है क्वेश्चन नंबर जो है 21 छूट गया है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठीक है, एनीवे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 लगता है कि लास्ट में चला गया होगा, तो यहाँ तक हो चुका डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में द फोर्स which causes a scattering of alpha particle in the Rutherford's alpha particle scattering experiment is, है ना, इसका आंसर हो जाएगा कूलम फोर्स होगा, क्योंकि बोल रहा है कि जब हम लोग किसी एटम में जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो ये एटम है और बीच में क्या है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है ना, ये क्या है एक पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्सपेरिमेंट के तहत ये देखा गया था कि जो भी अल्फा पार्टिकल है ना, वो जो क्या हो रहा है वो डेविएट हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो और डेविएट ऐसे हुआ, इधर भी नीचे जाएगा तो ऐसे डेविएट हो गया। तो ये एटम में डेविएट होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। यदि न्यूक्लियस के अंदर में जाके अगर डेविएट होता है स्कैटर्ड करता है तब तो न्यूक्लियर फोर्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये इतना अंदर नहीं जाता है ना, तो एटम के अंदर में क्या हो जाएगा कूलम फोर्स होगा। तो जो बता रहा है न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल गलत है, आंसर क्या हो जाएगा कूलम फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। कि न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है जो 2 से 3 फर्मीमीटर इतना कम, जो कि न्यूक्लियस का साइज ही क्या होता है फर्मीमीटर में होता है, 2 से 3 फर्मीमीटर में होता है, उसके अंदर में ही न्यूक्लियर फोर्स लगता है। जैसे डिस्टेंस बढ़ जाता है वो खत्म हो जाता है न्यूक्लियर फोर्स। इसीलिए जब भी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग होता है तो इसमें क्या होता है ना, ये हो गया अल्फा में क्या होता है, अल्फा होता है हीलियम +2 चार्ज, ठीक है। तो +2 चार्ज जब है इसके साथ क्या होता है रिपेल होता है ना, यहाँ का ZE चार्ज अब इसका जो है चार्ज दोनों क्या होता है रिपेल होता है, तो इसमें लोग क्या बोलेंगे कूलम्बिक फोर्स, कूलम फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो पढ़ देते हैं। इफ ए रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स बीटा पार्टिकल, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बीटा पार्टिकल, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास क्या होगा, तो एटॉमिक मास पहले बीट, जब किसी एलिमेंट में उसका एटॉमिक नंबर ए है, जब इसमें बीटा पार्टिकल, बीटा मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियर ओरिजिन, इसे लोग क्या बोलते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा क्या होता है -10। जब किसी एलिमेंट से जब बीटा पार्टिकल निकलता है ना, तो एटॉमिक नंबर है ना 1 बढ़ जाता है और मास नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो जेड आ गया और ऊपर में कोई चेंज नहीं। तो बीटा पार्टिकल जब होगा बाहर निकलेगा तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि एटॉमिक मास में 1 बढ़ेगा, सॉरी एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ेगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ एटॉमिक मास के बारे में पूछ रहा है तो नो चेंज, है ना, तो रिमेन अनचेंज, दिस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 बोल रखा है पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड। पी टाइप में जो है बैलेंस ऑफ 3 जब हम इम्प्योरिटी डालते हैं, है ना, जैसे कि हम बोल दें कि यदि हम लोग ये 4 अगर ऐसे लिए हुए हैं, है ना, अगर इसमें +3 इम्प्योरिटी यदि हम डाल दें तो क्या होगा भाई, +4 में 1 2 3 4, इसके पास +3 है, 1 2 3 1 4, इससे ये बॉन्ड होगा, इससे ये बॉन्ड, इससे ये बॉन्ड, ये 3 ही है। तो जिससे नीचे वाला जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बनेगा इसके यहाँ क्या बन जाएगा होल बन जाएगा, है ना, तो यानी ये क्या हो जाएगा पी टाइप हो जाएगा। तो क्लियर है, पी टाइप करने के लिए 3 मतलब चाहिए और एन टाइप करने के लिए 5 चाहिए, ठीक है। तो पी टाइप है तो आंसर इज ए।
द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4, है ना। ये किसके लिए होगा? सबसे ज़्यादा क्या होता है? इंसुलेटर के लिए होता है, यानी नन कंडक्टर के लिए सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम किसके लिए होता है? मेटल के लिए लगभग 0 होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और मेटल और जो है इंसुलेटर नन कंडक्टर के बीच में आता है सेमी कंडक्टर। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है मैक्सिमम किसके लिए होगा, है ना। तो ये हो जाएगा इंसुलेटर नन कंडक्टर। बहुत लोग कंफ्यूज है कि सेमी कंडक्टर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यार, इतना इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? नन कंडक्टर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये बोल रखा है कि यंग्स डबल YDSC एक्सपेरिमेंट, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया जा रहा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज होगा तो जो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। आई होप सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 2500 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। ओके, थैंक यू।